गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, भारत का भूगोल वन लाइनर कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें दोस्तों एक चैप्टर आपका छूट गया था, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो ये सीरियल में अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 14 पे आना चाहिए था इसको, लेकिन ये किसी कारणवश छूट गया। तो इसको हम सोच रहे हैं कि कवर कर लें, चूँकि यहाँ से जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वन लाइनर है दोस्तों, वीडियो बहुत छोटा है और एंड तक ज़रूर देखें। और वन लाइनर इसका जो एनसीईआरटी का है, इसको हम लोग देख लेते हैं फास्ट रिवीजन के साथ। और इसमें दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो हो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद दोस्तों 246 है के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है, ये आपको बताना है कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो दोस्तों जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, देखिए जनगणना सेंसस 2011 है, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की बात कह रहा है। कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 121 करोड़ है, ये 2011 के अनुसार, चूंकि अभी नया सेंसस आया नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में दोस्तों 7 जनगणनाएं हुई। और अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत दोस्तों कितना है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। और उसमें जो है किसका शासन था? तो उसमें लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पूछा भी गया है कई बार कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई, और शासन किसका था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तथा 2011 में भारत की अगर देखा जाए तो 15वीं जनगणना हुई है 2011 में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जो जनसंख्या घनत्व है, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों भारत की अगर बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति जो है वास करते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व है एक सेंसस 11 के अनुसार। अगला पॉइंट पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों वो है बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी बिहार राज्य की जो जनसंख्या घनत्व वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि है, दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल की जो वृद्धि है वो कितनी है? तो 10 की वृद्धि दोस्तों 17.64% है। और अगला पॉइंट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 11 के अनुसार भारत में जो पुरुषों की कुल जनसंख्या वो दोस्तों 62.32 करोड़ है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जो जनसंख्या वो कितनी है? तो सेंसस 11 के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़ है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो आबादी है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो आपका उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो 19.98 करोड़ है। ये सेंसस 11 के अनुसार है दोस्तों। अब तो लगभग में 121 हो गया होगा और ज़्यादा ही हो गया होगा। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो दोस्तों सिक्किम है। सिक्किम
की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है आपके भारत के 2800 राज्य में। और टोटल जनसंख्या की बात करें तो 6.10 लाख की जनसंख्या टोटल है सिक्किम राज्य की। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है दोस्तों? तो वो है दिल्ली। दिल्ली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या है जो कि आपका 1.6 करोड़ है। 1.6 करोड़ जो है व्यक्ति आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। ये सेंसस 11 के अनुसार है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, यानी भारत के 3 सबसे अधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम अगर देखा जाए तो कौन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नगरीकृत आपका है गोवा। गोवा का जो नगरी जो है जो नगरीकृत है वो 62.1% है, यानी शहरी आबादी। मिजोरम के दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, यहाँ 52% की जो आबादी है वो नगरीकृत है। और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है जो कि 48.4% यहाँ की जो जनसंख्या है वो नगरीकृत है। तो ये दोस्तों गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है या मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये पूछ रहा है। तो पुरुष साक्षरता दर भारत की दोस्तों 82.14% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आदिवासी जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में है। और दांतेवाड़ा जिला आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। यहाँ पे जो आदिवासी जनसंख्या है वो आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1911 से 1921 10 वर्ष में दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही जो कि -0.31% रही। माइनस जो है 0.31% रही। इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। और बृहद विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर ये पूछ ले कि नकारात्मक जनसंख्या कहाँ की रही तो वो दोस्तों रही नागालैंड की। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो सबसे कम जो है जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। यहाँ की कुल जो जनसंख्या है वो 64.47 हजार है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की कुल साक्षरता दर की बात कर रहा है। भारत की कुल साक्षरता दर जो है 73.04% है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? तो भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों 65.46% है महिला साक्षरता दर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर राज्य दोस्तों केरल राज्य है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 94% है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो पुरुष साक्षर हैं वो भी केरल राज्य में है। यहाँ के जो पुरुष साक्षरता दर है वो 96.11% है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महिला साक्षरता दर की अगर बात करें, भारत की जो महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? वो भी केरल राज्य में है। 92.1% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर की अगर बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका बिहार है। बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.80% है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर देखने को मिलता है। यानी 11 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए भारत के मेघालय राज्य में स्त्री और पुरुष की जो शिक्षा में जो डिफरेंस है वो सबसे कम देखने को मिलता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है वो कौन सा है? तो बिहार है दोस्तों, 71.20%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य ये भी आपका बिहार है, 51.50% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो 91.1
85% यानी 85%, जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। कई बार ये लक्षद्वीप के बारे में पूछा भी गया है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों लक्षद्वीप है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 91.85% है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में कुल लिंगानुपात की बात कर रहा है कि सेक्स रेशियो कितना है। तो भारत के जो लिंगानुपात है वो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो दोस्तों केरल राज्य है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो आपका हरियाणा है, जो कि यहाँ का लिंगानुपात है 878 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, जो कि सबसे कम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 919 जो है 919 आपकी 919 लड़कियों पर 1000 लड़के। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि जनगणना 2011 से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं, और ये यहाँ से पूछता है। तो जनगणना 2011 जो आपका जनगणना 2011 है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें देखते हैं। देखिए 2011 दिया हुआ है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, कुल जनसंख्या, दशकीय वृद्धि और जनघनत्व और लिंगानुपात और साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश के, अब देखिए टोटल मैं नहीं पढ़ूंगा, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि की बात करें, कई बार ये पूछा गया दशकीय वृद्धि, जो कि 20.09% है। जनसंख्या आपकी ये दे रखी है। और उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 है। जनघनत्व यानी 829 व्यक्ति प्रति जो है वर्ग किलोमीटर में। और लिंगानुपात की बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 जो है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता 67.68% यहाँ की साक्षरता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार साक्षरता भी पूछा गया है, लिंगानुपात भी पूछा गया है, जनघनत्व भी पूछा गया है, और दशकीय वृद्धि भी 2-3 बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो दशकीय वृद्धि रहा वो 20.09% 11 के अनुसार है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या दी हुई है। महाराष्ट्र का दशकीय वृद्धि 15.99% है। जनघनत्व की बात करें तो 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लिंगानुपात 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। साक्षरता 82.34%। उसी प्रकार आपका बिहार देखते हैं, बिहार का जनसंख्या दी हुई है। बिहार का दशकीय वृद्धि 25.07% और बिहार का जो जनघनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात की बात करें बिहार की तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। साक्षरता की बात करें तो 61.80% बिहार की साक्षरता है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या दे रखी है, और पश्चिम बंगाल का दशकीय वृद्धि जो है वो आपका 13.93% है, और जनघनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें तो 950 जो है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, और साक्षरता दर की बात करें तो 76.26% आपके पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर है। आंध्र प्रदेश की देखिए जनसंख्या दी हुई है, और आंध्र प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि वो 11.10% है। जनघनत्व की बात करें तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लिंगानुपात जो है आंध्र प्रदेश का 993 है। साक्षरता जो है आपका 67.02%। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जनसंख्या दे रखी है, मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.35%। मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236, और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, और कुल साक्षरता मध्य प्रदेश की वो 69.32%। इसी तरीके से तमिलनाडु की बात करें, जनसंख्या दे रखी है तमिलनाडु का दशकीय वृद्धि 15.61 और जनघनत्व 555 और लिंगानुपात 996, और साथ ही साथ जो साक्षरता दर है तमिलनाडु की वो 80.09% है। और आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान का दशकीय वृद्धि 21.44% और जनघनत्व 200, और
जो आपका ये दिया हुआ है लिंगानुपात, वो आपका 928 है और जो साक्षरता दर है वो 66.11। इसी तरीके से आपका कर्नाटक का दिया हुआ है 15.67% दशकीय, 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व और 973 लिंगानुपात है। और साक्षरता की बात करें तो 75.4% जो है यहाँ कर्नाटक की साक्षरता है। इसी तरीके से गुजरात दे रखा है और गुजरात का जो दशकीय वृद्धि है 19.17 और 308 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनघनत्व है, 919 आपका यहाँ जो है लिंगानुपात है और 78.03% जो कि गुजरात की साक्षरता दर है। इसी तरीके से उड़ीसा की बात करें तो 13.97% जो है यहाँ का जो है दशकीय वृद्धि है 13.97%। 370 यहाँ का 370 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है और 779 यहाँ का जो दशकीय वृद्धि के बाद में जो 779 जनघनत्व है और उसी के साथ 72.9% आपका जो है यहाँ का साक्षरता दर है। इसी तरीके से केरल का है दोस्तों, झारखंड का है, असम का है, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, साक्षरता देख लेते हैं। केरल की साक्षरता देखिए 94% और झारखंड की साक्षरता 66.41%। असम की बात करें तो 72.2% और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता है वो आपका 75.6%। पंजाब की साक्षरता 75.84%। उसी तरीके से दिल्ली और हरियाणा की साक्षरता 70.3, दिल्ली की है 86.21, जम्मू एंड कश्मीर की जो है 67.2 और उसी तरह उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 82.80% है और साथ ही साथ अन्य राज्यों का भी दिया हुआ है। तो ये है टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत की कुल आबादी ये है और 17.64% ये आपका दशकीय वृद्धि है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और 943 जो है लिंगानुपात है। साथ ही साथ भारत की साक्षरता की बात करें तो 73.04%। इसी तरीके से लक्षद्वीप का दिया हुआ है। तो ये दोस्तों जो है ये डाटा है, चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये 2000 सेंसस 2011 का है और उसके बाद क्योंकि इसमें साक्षरता दर दी हुई है, कभी कभी दशकीय वृद्धि पूछ लेता है, कभी कभी साक्षरता दर पूछ लेता है और कभी कभी लिंगानुपात पूछ लेता है। तो इसका आप अगर चाहें तो इसकी चार्ट ले सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग और वो वाले जरूर बनते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि इसको पूरा बोलने की अपेक्षा यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप आसानी से नोट्स तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों हम एक चीज़ आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि ये वन लाइनर एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाला है, चूँकि साइंस भी कंप्लीट होने वाला है, रसायन विज्ञान चल रहा है, उसके बाद जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की एक लेक्चर पर डे आएगा। उसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वालोकन का आपका हर चैप्टर वाइज थोड़ा समरी दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वो सीरीज शुरू करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि भारत के भूगोल से शुरू करें, भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल और उसके बाद हिस्ट्री। तो वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं और थोड़ा चूँकि री एग्ज़ाम है आपका, री एग्ज़ाम जैसे लगा हुआ है, आर ओ लगा हुआ है और आपका यूपीपी लगा हुआ है, साथ ही साथ यूपीपीसीएस है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को लाभ भी उसका मिल जाएगा। तो सोच रहे हैं कि कल से जो है उसकी एक जो है घटना चक्र पूर्वालोकन का भूगोल जो है शुरू करें और जैसे ही एनसीईआरटी वन लाइनर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, साइंस कंप्लीट हो जा रहा है और ये अपना चलता रहेगा,
ये जैसे कंप्लीट होता है उसके साथ साथ जो है घटना चक्र पूर्वालोकन का हिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी, जिससे कि एग्जाम होने से पहले पहले आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।